कोई ना कोई वहां पे नेचुरल फोर्स ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए इसको बोला गया नेचुरल सिलेक्शन। तो कोई भी जब पेरेंटल स्टॉक डेवलप करता है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक्स पेरेंटल स्टॉक है किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ सिलेक्शन है, उस नेचर ने क्या दिया है, एक पॉइंट ऑफ सिलेक्शन। तो उस पॉइंट ऑफ सिलेक्शन का तब क्या होगा, सारे एनिमल जो भी स्टॉक के इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे, उधर ही अपने आप को मूव करेगा, सब टोटल किस चीज के लिए मूव करेगा, बेटर सर्वाइवल से, बेटर। और कोई भी जो इवोल्यूशन होता है, अभी हम आपको बोले ना कि आप आईएएस बनिएगा, तो आईएएस से ज्यादा लड़की शादी करना चाहेगी अच्छा कि चपरासी से, आईएएस, या लड़की कोई आईएएस हो गई तो जो भी लड़का होगा, अच्छा लड़का होगा, वो आईएएस से शादी करना चाहेगा कि घास काटने वाली से, तो बोला तुमसे पूछा आईएएस से। तो जब भी कोई सेलेक्टिव प्रोसेस में कोई सक्सेस होगा, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट जो रिलेशन होगा वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस से होगा। इसको क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इवोल्यूशन में या बायोलॉजिकल सिस्टम में वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो जितना रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वो पॉपुलेशन उतना ही डेवलप करेगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब होता है सक्सेसफुल यंग वंस को प्रोड्यूस करने की क्षमता। ये नहीं कि 20 को बच्चा पैदा कर दे, वो नहीं, सक्सेसफुल यंग वंस। तो आदमी को अगर देखिएगा तो सक्सेसफुल का क्या मतलब हुआ, जो बच्चा अच्छा पढ़े, जिसको अच्छा खाना मिले, जिसको अच्छा भोजन मिले, जो अच्छा कैरियर के तरफ जा सके, इसको क्या बोला जाएगा, सक्सेसफुल यंग वंस। तो क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग एक रीजन, हम लोग के पास रीजनिंग है, थॉट है। एनिमल और हम में क्या अंतर है कि हम लोग के पास जो रीजनिंग और थॉट है वो दूसरे एनिमल को भगवान नहीं दिए हैं, ठीक है। बंदर ही है तो हम लोग, मेरे पास जितना रीजनिंग है, फिर चिंपैंजी को है, पढ़िएगा, अगर इथोलॉजी वगैरह में पढ़े होइएगा, एनिमल बिहेवियर में पढ़े होइएगा, तो देखिएगा कि चिंपैंजी के पास रीजनिंग है, ठीक है, लेकिन फिर उसको थॉट नहीं है। लेकिन रीजनिंग और थॉट किसको है, आदमी को है। ये दोनों चीज प्रकृति आदमी को दिए हुए। लेकिन जो एनिमल है वो क्या करेगा, अपने आप को जितना मजबूत कर सके, अपने आप को जितना अच्छा से अच्छा भोजन ले सके, जितना वो रिप्रोड्यूस कर सके, अच्छा मेट सेलेक्ट कर सके, मेट सिलेक्शन उसको बोला जाता है। तो ये इसको क्या डिटरमाइन करेगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। तो जितने भी इवोल्यूशन होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, टू इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सबका डायरेक्शन वही होगा और कुछ नहीं होता है जो भी इवोल्यूशन है। तो यहाँ पे एक फैक्टर है, कोई एक फैक्टर है, तो जितने भी उसमें इंडिविजुअल्स होंगे वो इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, ऑल आर ट्राई टू अडेप्टेड टुवर्ड्स द वन फैक्टर, एक ही फैक्टर की तरफ सब जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें जो डिफरेंसेस था वो क्या होगा, माने मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 एक्स है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो जो वेरिएबिलिटी आ रहा है वो क्या होगा, घटने लगेगा। क्यों, बिकॉज ऑल मूव टुवर्ड सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ आप देखिएगा, ये एनसीईआरटी में ग्राफ है, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं तो देखिएगा कि ये ऐसे हो जाएगा, दैट इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा है, ऐसा ग्राफ नेचुरल सिलेक्शन के चैप्टर में, तब पढ़ भी नहीं करिए। ये ग्राफ को सबसे पहले हम 92 में, मेरी किताब पहली जो आई थी 95 में आई थी, उसमें ये ग्राफ हम डाले थे। उसके बाद एनसीईआरटी में आया ना, एनसीईआरटी में हमको लगता है कि 2000 वाले एनसीईआरटी के एडिशन में ग्राफ आया था। तो जैसे जैसे ये मान लीजिए मूव कर रहा है तो क्या करेगा, ये चीज ऊपर जाएगा ऐसे, और ये पतला होते जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी वेरिएबिलिटी इसकी घटती जाएगी। क्यों, क्योंकि लक्ष्य यहां पर है इसका, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा अगर चेंजेस होने लगे किसी पॉपुलेशन में, इसको क्या बोला जाएगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन।
इसको क्या बोलेगा? एस्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। यानी ये उस पॉपुलेशन को क्या कर रहा है? एस्टैब्लिश कर रहा है। या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई शोध कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे कर रहे हैं, किसी एक पार्ट पे कर रहे हैं। कैसा शोध? आपका अगर शोध पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबंधित है या इवोल्यूशनरी इफेक्ट से संबंधित है किसी ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में, और कोई फैक्टर जिसका आप स्टडी कर रहे हैं अगर वो ऐसा नेचर देने लगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो फैक्टर उस पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? एस्टैब्लिश कर रहा है। यानी वो परफेक्ट फैक्टर है उस इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर ये फैक्टर नहीं था, ये फैक्टर यहां पे था, क्योंकि यहां से यहां तक ये क्या बतला रहा है? वेरिएबिलिटी। स्टॉक पॉपुलेशन का ये यहां से यहां तक क्या बतला रहा है? वेरिएबिलिटी। अब समझिए कि ये जो यहां से यहां तक वेरिएबिलिटी है, ये क्या है? लोएस्ट वेरिएबिलिटी पॉइंट है, ये हाईएस्ट वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है। अब ये वेरिएबिलिटी का पॉइंट यहां पे आ गया, तब क्या होगा? ये ग्राफ ऐसे भाग जाएगा तुरंत। कुछ समय के बाद क्या होगा? ये ग्राफ, तो ये कहां चला गया? मिड पॉइंट यहां था, ये इधर जा रहा है। किधर जा रहा है? ये आगे की ओर। ये वेरिएबिलिटी कहां जा रहा है? आगे की ओर। तो इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड सिलेक्शन। इसको क्या बोला जाएगा? फॉरवर्ड सिलेक्शन। ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये ज्यादा अपने आप को, ये फैक्टर यहाँ पे है, तब क्या होगा? ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, तब ये क्या हो गया? बैकवर्ड सिलेक्शन। ठीक है। अब आइए आप अपने जगह पर। अब सपोज करिए कि ये तीनों पॉइंट है जहां पे ऑपरेटिव है। एक पॉइंट नहीं है, क्या है? तीनों पॉइंट है। ऑल थ्रीज आर सेलेक्टेड। यहां भी है, ये भी है, उसी इन्वायरमेंट में, सेम इन्वायरमेंट में। ये पॉइंट भी ऑपरेटिव है, ये पॉइंट भी ऑपरेटिव है, और ये पॉइंट भी ऑपरेटिव है। तीनों ऑपरेटिव है। तीनों बोल रहा है कि आप एनीवन सेलेक्ट करिए, हम आपको रिप्रोडक्टिव फिटनेस दे रहे हैं। कौन बोल रहा है? तीनों पॉइंट पर अलग। ये कौन बोल रहा है? प्रकृति, नेचर। ये कौन बोल रहा है? नेचर। कि आप किसी एक पॉइंट को ले लीजिए एंड नेचर विल प्रोवाइड द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, चांस ऑफ द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तब क्या होगा? ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर। ठीक है। ये क्या हुआ? ये क्या बोले? दैट इज फ्रिंज। यही फ्रिंज है। Means in a limited geographical area, the selection points are different for any particular stock of population. किसी पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ पॉपुलेशन को डिफरेंट सिलेक्शन पॉइंट एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में अगर मिल जाए तो क्या बना देगा? फ्रिंज। वो क्या बना देगा? फ्रिंज। और द सेम थिंग वाज ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन इन द गैलापागोस आइलैंड। यही चीज को गैलापागोस आइलैंड में ऑब्जर्व किया डार्विन। किस चीज में? इन बर्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है। बिकॉज वहां पे पॉइंट क्या था? फीडिंग हैबिट। वहां पे पॉइंट क्या था? फीडिंग हैबिट। क्योंकि अगर वो नहीं खाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, मरने लगेगा। तो दे सेलेक्टेड द डिफरेंट पॉइंट्स काहे के लिए? टू डिक्रीज द कंपटीशन। किस चीज के लिए? टू डिक्रीज द कंपटीशन इन द नेचर ऑफ फीडिंग, टू इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दैट इज particularly responsible for the development of fringe. And if you observe the same thing in any limited geographical area, that condition is responsible for the development of fringe. कहीं भी अगर ये कंडीशन आएगा, गैलापागोस आइलैंड में नहीं, दुनिया में कहीं भी ये कंडीशन अगर आएगा तो वो किसको डेवलप कर देगा? फ्रिंज को। वो नेचर क्या बना देगा? फ्रिंज।
आई बात समझ में कि नहीं आई? सबको समझ में आ गया बात? दैट इज द फ्रिंज। देखिए कितना सिंपल चीज है। तो आप लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं, चक्कर में रहिएगा। वही कौन पासपोर्ट है रे? रेखा पासपोर्ट। कौन पासपोर्ट कर दी थी? सेमेस्टर 1। वो तो मोबाइल से परीक्षा दी। ओह बगल से। ठीक, अच्छा, अच्छी लड़की है, पैसा भी खर्च नहीं किया, अपना काम भी कर ली, तो क्या दिक्कत है? एक नंबर काम। ये बात समझ में आ गया? यस सर। हाँ चलो ऑफ करो, ऑफ करो। यही चीज उस समझ से हम पूछे, इसलिए बोले सर पढ़िला। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन एंड इलस्ट्रेशन। उसके बाद क्या लिखना है? स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन एंड। चलिए, तो मान लीजिए कि कोई एक डाटा, हम डाटा सही बोलते हैं, आपको सब समझ। 3 तरह के डाटा है आपके पास। इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस। कोई एक आप ले लीजिए, पहले इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आप कोई सीरीज बनाइए जो मन करे। सपोज करिए कि आपने एक्स आई हल्का सा पहले समझने के लिए करिए। सपोज करिए कि आपने लेंथ ऑफ विंग का लेंथ, कोई भी इंसेक्ट आपने पकड़ा 10, 20, 25, 50, उसके विंग को आपने क्या किया? मेजर किया। किसमें? इन cm, सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा ये आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए 5 आपने मेजर किया, एक आपको मिला 4 सेंटीमीटर, एक मिला 2 सेंटीमीटर, एक मिला 3 सेंटीमीटर, एक मिला 1.5 सेंटीमीटर, एक मिला 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो रहा है? इसको और बढ़ा दीजिए तब इजी हो जाएगा। लीजिए, ऐसा मिला 3, 2 मिला, 1.5, 1 मिला, और ये कितने हो गए? 15। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल का? आपका इंडिविजुअल का फॉर्मूला है SD √, समेशन I1 to n x minus x bar square divided by n minus 1 because it is sample। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या बोल रहा है आपको? मीन। तो कैलकुलेशन का जब मेथड लेंगे तो उसमें क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? टू कैलकुलेट द मीन। फर्स्ट स्टेप में जो होगा टू कैलकुलेट द मीन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, टू कैलकुलेट द मीन। तो इसका अगर फर्स्ट वाले सर 9 होगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 होगा। दिस वन Yes. 9, हाँ, yes, 9। Then we calculate this one total. That is the 47. That is the 40. 56 होगा।
56 sir. And now you could calculate the 56 divided by 20. This one is the 2.8. 2.8. This one is the mean value. And we will calculate the 2.8. By this way, we calculate the arithmetic mean of the table, that is a 2.8. And then again in the next step, we multiply the same part is x minus x bar. Oh, sorry, we observe the deviation value of the each score from the mean. Now it is the this one. You use this point, that is 1.5 minus 2.8. 1.5 minus 2.8. What is the value? Minus 1.3. Minus 1.3. This one? Minus 0.3. Minus 0.3. This one? 0.7. 0.7. This one? 1.7. That we observe the deviation of the each mid value, mid class interval with the frequency with the mean value. Deviation of the each class midpoint from the mean value. Now we get the square. Now we get the square. What is the square of the 1.13? 1.69. This one 0.09. 0.49. This one 2.89. This one is the deviation square. This one is the deviation square. This is the next step. Now we calculate the multiplication value of with the frequency, respective frequency. This one. That is the xg. Okay. Then you multiply here from this point to this one. This point, yeah, one thing is here, this point from the frequency here, this one. You multiply it. That is the 6 multiplied by 1.69. 10.14. 0.09 is multiplied by 6. 0.54. 0.49 is multiplied by 4. 5.96. 5 point. No. 1.96. Aha. ऐसे कोई बात नहीं बोलो you no problem कोई this one you say again this part 10.14 0.54 1.96 1.96 2 point 2.89 कितना गुना था 4 11.56 11.56 this one we observe this value the each deviation with the respective frequency we observe this point then we calculate the total value the summation value. What is the summation value? That is the summation value. What is the summation value? You calculate. 24.2 24.2.
Then we obtain the variance. After that, we obtain the variance. Again, the variance is summation I1n xg minus x bar square f divided by fi. Here the value is 24.2 divided by 20. What is the value? 1.21. 1.21. Then you observe the standard deviation by the root under of variance. Root under of variance, that is 1.21 divided, under root. Then what is the value? 1.1. That is the value of the standard deviation. Clear? In this condition, at first we calculate the arithmetic mean by, first step क्या हो रहा है कि we calculate the arithmetic mean by determining the midpoint of the class interval, and the midpoint of class interval is multiplied by respective frequency, and total of the respective frequency is total of the multiplication value is divided by the total of the frequency. By this way, we obtain the arithmetic mean. We observe the arithmetic mean. It is the first point. Second step, we observe the deviation of each score from the each mid value of the class interval from the respective frequency. Third one, each deviation is squared. Then the square value of the next point, the square value of the deviation is multiplied by the respective frequency. Clear? Next step, we calculate the total of the square deviation, total of the multiplication value of the square deviation and respective frequency. Next, then we calculate the variance by dividing of the total of the class interval, total of the deviation of the class interval and frequency divided by total of the frequency. Then we obtain the standard deviation by the square root of the variance. It is the steps. And after the writing the steps of the calculation, we provide a table, then you calculate a problem, and that's all. And what is important here? यहाँ तो आप ये समझ गए. And important क्या यहाँ पे है? Which is necessary to understand properly. That the same data we use in the discrete series. The same data we are using here in the discrete series. And the value of the standard deviation is 1.22. 1.22. And the same data we are using in the continuous series. And the value of the standard deviation is 1.1. That means the value of the standard deviation of the same data calculated by the discrete series and continuous series are different. प्रॉब्लम आया ना? क्यों हो रहा है ऐसा और इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? साइंटिफिकली इसको हम क्या यूज कर सकते हैं? इसमें क्या समस्या आ रहा है? सोचिए 1 मिनट के लिए और सोच के बतलाइए कैसा हो क्यों रहा है? मे बी उसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं ले. कहाँ रिपीटेड है? नहीं, उस वाले में डिस्क्रीट सीरीज में कहाँ है? वही तो सेम डाटा ले नहीं ले रहे थे. नहीं, ये जवाब सही नहीं है. जवाब क्या है यहाँ पर कि वी आर यूजिंग हियर द क्लास इंटरवल. हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? क्लास इंटरवल, नॉट द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू हम यूज नहीं कर रहे हैं. हम यूज क्या कर रहे हैं? क्लास इंटरवल. And in the class interval, if you use the lower limit to upper limit,
That means a deviation from the values from the lower limit to upper limit. If we use, for example, you suppose we use the 4 to 5. 4 to 5. If the actual data is 4.2, 4.1, 4.2, 4.3, and another person 4.8, 4.9, 4.7, 4.6, 4.4. Sorry, 4.5. Here also the 5 digits. Here also the 5 digits. Here the frequency is represented by 5. Here is also frequency is represented by 5. But if you calculated this value 4.2, 4.2, 4.3, 4.1, that is 20.8. Here the total value is 20.8. And if you get the average, that is the value is less than the total value of this one. That is the 4.8, 4.9, 4.7, 4.5 and 4.6. So here if you calculated the standard deviation or arithmetic mean by this process, class interval method of the continuous series, the standard deviation and arithmetic mean are same for this data and for this data both. But actually the variation is observed in the data. That means, what is that? What it means? That in class interval, it represents each class by the frequency, which has a chance of variation from in value from lower limit to upper limit. Okay? So here the value calculated by the value of the standard deviation calculated by the arithmetic mean, or calculated by the continuous series is not actual. It depends on the variation in the distribution of a scores within a class. So it is not used widely in the research analysis. It is not used widely in the research analysis. If any type of questions is asked in your NET examination, then it is the basic cause. So we cannot use continuous series widely in the research work and analysis of the research paper, because it represents variation in the digital value. Clear?